सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी निष्पत्ति परीक्षण की। निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है? निष्पत्ति परीक्षण आपको अच्छे से समझा दिया गया, जिसमें हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं। एक अवलोकन करने की कुछ विधियां होती हैं, जिसमें अध्यापक निर्मित कुछ विधियां होती हैं जो बच्चे का मूल्यांकन करने में सहयोग करती हैं। इसके बाद आज हम बात करते हैं आकलन की। आकलन, अब तक बात चल रही थी मूल्यांकन की, अब बात करेंगे आकलन की। आकलन क्या होता है? जैसे कई बार हम कहीं खड़े होते हैं, मान लो क्लास में हैं, तो किसी ने पूछा कि यार, मान लो मैंने ही पूछा कि यार बच्चों देख के ना क्लास में कितने बच्चे हैं, तो एक वैसे ही नॉर्मल रूप में एक अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ चलो ठीक है, हाँ 20 बच्चे हैं, 20 के आसपास। तो वो क्या हुआ? वो एक आकलन होता है। हम कहीं भी कोई चीज़ को एक नापते हैं तो वो एक आकलन होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया भी था कि मूल्यांकन में अंक दिए जाते हैं, जबकि आकलन में अंक नहीं दिए जाते। आकलन में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये हाँ इतना हो सकता है। मान लो हम कहें कि यार आप में वेट कितना हो सकता है, तो मैंने अंदाज़ लगा लिया, आकलन किया, हाँ यार लगभग 50 केजी के आसपास हो सकता है आप में। या मेरे में किसी ने आकलन किया मेरा, तो उसने बताया हाँ यार आप में लगभग 70 के आसपास या 60 के आसपास वजन हो सकता है, 60 केजी के आसपास। तो ये एक आकलन होता है। इसमें हम आकलन की प्रक्रिया को शामिल करते हैं। अब आकलन में हमें पता लगता है कि जैसे कि हम देखते हैं आज की शैक्षिक आवश्यकता के संदर्भ में विद्यालयों को विद्यार्थियों के अनुकूल विकास और उन्नति के लिए आवश्यक सभी पहलुओं के नियमित मूल्यांकन के लिए आकलन की उचित व्यवस्था को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और आकलन द्वारा क्या सीखा जाता है? सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि आकलन में हम करते क्या हैं। आकलन में क्या सीखा जाता है? एक वर्ड्स है, क्या सीखा जाता है। इसमें क्या शब्द जहां आ गया वहां आकलन आ गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों ने क्या सीखा। नंबर 1, विद्यार्थियों ने क्या सीखा, यानी कि परिणाम हमें पता लगता है। आकलन के द्वारा हमें परिणाम पता लगता है। नंबर 2, दूसरे की बात करते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सीखा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सीखा गया है। नंबर 3 बात करते हैं उद्देश्य की प्राप्ति। उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए शिक्षण कार्य कराया गया था, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। एक वही हमारा आकलन होता है। आकलन में हम तीनों बातों को शामिल करते हैं कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा, यानी कि परिणाम क्या रहा, वह प्रक्रिया किस प्रक्रिया के माध्यम से सीखा गया, और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। क्या ज्ञान में जब उद्देश्य है, जब तो उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति भी हो सकता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ज्ञान की हुई, क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या क्रिया पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति आवश्यक है, क्या पाठ की पुनरावृत्ति आवश्यक है, यानी कितना ज्ञान प्राप्त किया। और अगर ज्ञान प्राप्ति में कुछ कमी है तो क्या पुनरावृत्ति आवश्यक है। ये आकलन कहता है। टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाते हुए जब पाठ पूरा होता है
तो एक बोध प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या बच्चों ने आज जो मैंने पढ़ाया उसमें कितना सीखा। जब उनके सीखने के दौरान एक टीचर आकलन कर लेता है कि हाँ बच्चों ने सीखा है, समझा है, अगर टीचर को आकलन के द्वारा ये पता लग जाता है कि हाँ बच्चों ने बहुत कम सीखा है, बच्चों को उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई जिस उद्देश्य के लिए मैंने ये पाठ पढ़ाया गया था, तो टीचर क्या करता है कि पाठ की पुनरावृत्ति करता है। अगर टीचर को लगता है कि पाठ की पुनरावृत्ति आवश्यक है तो वो पाठ की पुनरावृत्ति करता है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ परिभाषा की, आकलन की परिभाषा। आकलन की परिभाषा की बात करते हैं। आकलन होता क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आकलन की परिभाषा, आखिर आकलन को किस परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पता लगता है एक इरविन नामक विद्वान है, वो इरविन नामक विद्वान कहता है कि विद्यार्थियों के विकास व सीखने के संबंध में राय को निर्धारित करने का आधार ही आकलन है। यानी विद्यार्थियों के विकास व सीखने के संबंध में जो राय होती है उसे निर्धारित करने का जो आधार है वो आकलन है। देखिए दो शब्द हैं, एक तो विद्यार्थियों के विकास और एक सीखना। विद्यार्थियों का विकास और सीखना, यहाँ पर लिख लो, विद्यार्थियों के विकास और सीखने के क्रम को निर्धारित करने का आधार ही आकलन है। ये इरविन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने यह परिभाषा दी है, इरविन। देखिए विकास और सीखना, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जब कोई बच्चे का विकास होता है हम देखते हैं, शिक्षक भी देखता है कि जब बच्चा बढ़ रहा है, आगे विकास कर रहा है, तो वो किस क्रम में विकास कर रहा है, उसका जो आकलन होता है, उसका जो निर्धारित करने का जो आधार है, हम किस आधार पर इस चीज़ को निर्धारित कर रहे हैं कि हाँ बच्चा विकास कर रहा है। हमने देखा बच्चा सीख रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बोध प्रश्न टीचर पूछता है, और जब बोध प्रश्न पूछता है तो उस बोध प्रश्न के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि बच्चे ने आज जो हमने सिखाया है उसको सीख लिया है। तो जो ये एक आधार बना बोध प्रश्न, ये क्या है, ये आकलन है। इस आधार पर हमने पता लगाया, इस आधार पर हमने आकलन किया बच्चे का कि बच्चा आगे बढ़ रहा है, बच्चा विकास कर रहा है। जब बच्चे की लंबाई हमने देखी तो मान लो 50 सेंटीमीटर थी, एक दिन हमने देखा 2-5 महीने बाद कि बच्चे की लंबाई 55 सेंटीमीटर हो गई, यानी 55 सेंटीमीटर हो गई। तो वो जो माप हमने देखा, वो जो मापन हमने किया, मेजरमेंट जो हमने किया, उस मेजरमेंट के माध्यम से हमने आकलन लगाया कि बच्चा बढ़ रहा है। और शायद इसी मेजरमेंट के माध्यम से हमने उस उम्र के सारे बच्चों का आकलन कर लिया कि हाँ इस आधार पर बच्चे ऐसे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हमें छोटे बच्चों में, कुछ आदतों का हमको आकलन करना पड़ता है। एक बच्चा होता है राम राम करता है, छोटा सा बच्चा है, माँ की गोद में है, जैसे ही कोई जाता है, जहाँ भी माँ निकलती है, रास्ते में से कोई सामने से आता हुआ दिखता है तो वो सीधा हाथ ऐसे करता है, राम राम करता है। अब हमने देखा कि हाँ बच्चे जैसा घर में माहौल होता है वैसा बच्चे सीखते हैं। घर में उसने बड़ों को, ताऊ को, चाचा को, भाई को, बड़े बहन को या दादा को, दादी को ऐसे राम राम करते हुए देखा। जब वो वहाँ पर खेल रहा था तो एकाग्रचित होकर देख लिया
कि हाँ ऐसा करते हैं, जब कोई नया व्यक्ति सामने से आता है या कोई घर आता है तो ऐसे राम राम करते हैं। तो ऐसा ही उस बच्चे ने सीख लिया और वो बच्चा राम राम करने लग गया। टीचर्स जो भी घर वाले हैं या जो भी और लोग हैं, उन्होंने आकलन किया कि यार बच्चे ऐसे राम राम करते हैं। आज सबके दिमाग में है, आपके में, कि हाँ बच्चे राम राम करना सीख जाते हैं। कई बार बहुत सी और आदतें होती हैं बच्चों में, तो वो आदतें बच्चे सीखते हैं। तो निश्चित रूप से हमने आकलन कर लिया कि बच्चे घर के माहौल के आधार पर, हमने देखा उस आधार पर बच्चे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं। तो ये सीखना और विकास जिस क्रम में निर्धारित हो रहा है, उसका जो आधार बन रहा है वो क्या है? आकलन है। नंबर दूसरी परिभाषा हमने देखी यहाँ पर, आकलन कार्यक्रमों को परिमार्जित तथा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों के अधिगम पर अनुभवजन्य का आंकड़ों का उपयोग सम्मिलित करता है। यानी कि इस परिभाषा को हम देखते हैं थोड़ा शॉर्ट में। यानी कि आकलन कार्यक्रमों को परिमार्जित तथा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक का अधिगम पर अनुभव जन्य आंकड़े प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, आकलन कार्यक्रमों को परिमार्जित तथा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए तथा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए संग्रहित किए गए आंकड़ों का आधार तय करना ही आकलन है। ये एक परिभाषा बनी हमारी, और ये परिभाषा दी एलन महोदय ने। किसने? एलन महोदय ने। उसके बाद एक परिभाषा और बनती है, आकलन विद्यार्थियों के अधिगम तथा विषय के संबंध में, आकलन विद्यार्थियों के अधिगम तथा विकास के संबंध में निष्कर्ष लेने के लिए आधार तय करता है, उसे ही आकलन कहते हैं। यह परिभाषा पोलोम्बा एवं बनेटा ने दी। पोलोम्बा एवं बनेटा, यानी कि ये कुछ परिभाषाएं आकलन की हमारे सामने आई, और उसके बाद आकलन की विशेषताओं की बात करते हैं। आकलन की विशेषताएं क्या हैं? कौन कौन से विशेषताएं हमारे सामने प्रदर्शित होती हैं आकलन की, वो देखिए। एक तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 1 निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2 व्यापक प्रक्रिया है। नंबर 3 व्यापक प्रक्रिया का मतलब शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक।
शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक, तीनों प्रकार की ये प्रक्रिया है, इसलिए इसे व्यापक प्रक्रिया कहते हैं। गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रक्रिया है, गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रक्रिया है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब मूल्यांकन हो रहा है और मूल्यांकन आकलन के माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब मूल्यांकन गुणात्मक और परिमाणात्मक है तो ये भी गुणात्मक और परिमाणात्मक होगा। अगली जो इसकी विशेषता आती है, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। वैधता भी इसमें है, विश्वसनीयता भी इसमें है और वस्तुनिष्ठता भी इसमें शामिल है। यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि एक छोटी से छोटी जो कमी या अच्छाइयाँ होती हैं उन पर यह आकलन ध्यान देता है। तो निश्चित रूप से इसमें वस्तुनिष्ठता भी है और विश्वास भी हम आकलन पर कर सकते हैं और वैधता भी इसमें होती है। अगली बात, अगली विशेषता, रचनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। रचनात्मकता, निदानात्मक यानी कि जैसे निदानात्मक का मतलब है कि कोई भी हमारे आकलन में बच्चे में कमी मिली तो हम उसका निदान ही तो करेंगे। तो उस बच्चे की कमी जब टीचर को पता लग गई इस आकलन के माध्यम से, तो निश्चित रूप से उसका निदान आवश्यक है। तो निदानात्मक प्रक्रिया में भी हम इस आकलन को शामिल करते हैं। और उपचारात्मक, वही निदानात्मक का समानार्थक शब्द है उपचारात्मक। तीनों ही प्रक्रिया इसमें होती हैं। अगली विशेषता, आकलन का प्रमुख संबंध छात्र के विकास से है। आकलन का प्रमुख संबंध छात्र के विकास से है। यानी कि यहाँ पर जब हम शिक्षा में अगर आकलन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य भी छात्र का विकास होगा और आकलन का उद्देश्य भी छात्र का विकास होगा और मापन का उद्देश्य भी छात्र का विकास होगा। यहाँ पर जो भी काम किया जाएगा, चाहे हम आकलन कर रहे हैं, चाहे मूल्यांकन कर रहे हैं, चाहे हम मापन कर रहे हैं, तीनों ही विधियों में छात्र का विकास हमारे लिए एक उद्देश्य है। मुख्य रूप से इसका इम्पोर्टेंट विशेषता है इसकी। अगली हम बात करते हैं, आकलन का स्वरूप सुधारात्मक होता है। स्वरूप सुधारात्मक होता है। अगला, आकलन के आधार पर भविष्यवाणी संभव है। आकलन के आधार पर भविष्यवाणी संभव है। भविष्यवाणी का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, जैसा व्यवहार क्लास में कर रहा है, उस व्यवहार के आधार पर अगर टीचर ने आकलन किया है तो उस आकलन के माध्यम से एक शिक्षक कह सकता है कि यार तू ऐसा कर रहा है तो शायद ऐसा बन सकता है। अगर ज़्यादा उद्दंडता कर रहा है, शिक्षक का कहना नहीं मान रहा है, ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो शिक्षक को एक दिन तो नहीं लेकिन 2-4 दिन में एक यह अंदाज़ा लग जाता है कि यह बच्चा किस लाइन पर जा रहा है। तो निश्चित रूप से उसके व्यवहार स्वभाव को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर तू ऐसा ही चलता रहा, अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो निश्चित रूप से एक दिन आप ऐसे बन जाओगे। तो वो एक भविष्यवाणी शिक्षक आकलन के माध्यम से कर सकता है। तो आकलन की विशेषताओं में ये भविष्यवाणी भी शामिल है। कक्षा के अंदर सीखे गए अनुभवों का पता लगता है। और अगली है विशेषता, जो कक्षा में सीखा गया है उसके अनुभवों का पता लगता है, उसके अनुभवों का पता लगता है। ये एक विशेषताएं आज हमने पढ़ी। अगली कक्षा में हम आकलन के स्तर की बात करेंगे।
कौन कौन से स्तर पर आकलन किया जा सकता है, आकलन की विषय वस्तु की बात करेंगे, आकलन के सिद्धांतों के उद्देश्यों की भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली कक्षा में बात करेंगे।